Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक साहब ने हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी टाइम पहले रिक्वेस्ट की थी कि आयुर्वेद का एक पैकेज आता है नाइटफॉल के लिए। उनका ये दावा है कि नाइटफॉल के लिए इससे बेहतर कोई और मेडिसिन हो ही नहीं सकती, और 1 से 3 महीनों तक अगर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है तो नाइटफॉल आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इस तरह के क्लेम उनके देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन साहब के रिक्वेस्ट पर कि जो आयुर्वेद पर बेस्ड ये जो पैकेज है, 2 मेडिसिन पर बेस्ड होता है, जिसको NFC 1 और NFC 2 का नाम दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं कि NFC 1 और NFC 2 बेसिकली इन दोनों के जो खास कंटेंट और इंग्रेडिएंट हैं, जो इसके हर्बल दवाएं हैं जो इसमें शामिल हैं, वो क्या क्या हैं। इसी तरीके से इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं NFC 1 और NFC 2 जो आप इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको क्या खास फायदे देखने को मिलेंगे। क्या सच में आपका नाइटफॉल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? क्या सच में आपका जो नाइटफॉल है, इसकी प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगी? और क्या वाकई ये नाइटफॉल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना क्या अच्छी बात है? क्या ये अच्छा साइन है? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि ये NFC 1 और NFC 2 जो है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका और डोजेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं NFC 1 और NFC 2 के बारे में कि ये क्या है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आयुर्वेद पर बेस्ड है NFC 1 और NFC 2। बेसिकली इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं ये पूरी मार्केटेड बेस्ड होती हैं। इनकी मार्केटिंग इस तरीके से होती है कि लोगों तक इसकी पहुंच हो जाती है और लोग इसके बारे में जान जाते हैं। NFC 1 और NFC 2 ये ऐसी मेडिसिन है जो आमतौर पे डॉक्टर्स बहुत ही कम इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर्स बहुत ही कम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। डायरेक्टली जो हमारे यंग बच्चे होते हैं उन तक ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जो मार्केटिंग होती है, उन तक पहुंचता है। और उन लोगों को चूंकि ये परेशानी हो रही होती है और उन लोगों को इतनी ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है या फिर इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, और वो बच्चे जो है अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे बता नहीं सकते इस तरह की परेशानियां, तो वो डायरेक्टली इसको परचेज कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, है ना। तो ये पूरा एक जो तरीका है मार्केटिंग का, उसको इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं वो फॉलो करती हैं। बेसिकली देखा जाए तो NFC 1 और NFC 2 जो है, ये 2 तरह की मेडिसिन होती हैं। NFC 1 जो है ये कैप्सूल की फॉर्म में होता है और NFC 2 जो होता है ये टैबलेट्स की फॉर्म में होता है। NFC 1 में 60 कैप्सूल होते हैं और NFC 2 में 120 टैबलेट्स होती हैं। ये जो दोनों मेडिसिन है ये पूरी 1 महीने की डोज होती है, NFC 1 और NFC 2। NFC 1 की अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें कि NFC 1 में कौन कौन से खास हर्बल दवाएं शामिल हैं, तो इसमें अशोका, दारे हल्द, गुले नेलोफर, कुछ खास की हम बात कर रहे हैं जो अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। अशोका, दारे हल्द, गुले नेलोफर, और इसी तरीके से इसमें कई तरह के कुष्ठा इस्तेमाल किए गए हैं, कई तरह के कुष्ठा जात इस्तेमाल किए गए हैं ना। लोह भस्म है ना, और जो है अबरक का भस्म है। इस तरह के जो भस्म, जो कुष्ठा होते हैं, जो भस्मियात कह लीजिए आप, भस्म होते हैं, वो इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से NFC 2 की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कुष्ठा मुसल्लस का इस्तेमाल किया गया है, कुष्ठा मुसल्लस, है ना। तो ये इसके इंग्रेडिएंट हैं कि किस तरीके से इसमें इसको प्रिपेयर किया जाता है। कैप्सूल जो है उसके अंदर कई सारी हर्बल दवाएं शामिल हैं और उसमें कई सारे कुष्ठे भी शामिल हैं। NFC 2 जो टैबलेट्स हैं उसके अंदर कुष्ठा मुसल्लस पर बेस्ड है, पूरी की पूरी टैबलेट्स कुष्ठा मुसल्लस पर बेस्ड है। तो ये बात हो गई कि ये जो NFC 1 और NFC 2 टैबलेट्स या कैप्सूल या पूरा पैकेज जो है ये क्या है, बेसिकली किस पैथी पर बेस्ड है, और इसके इंग्रेडिएंट की खास बात हो गई। अगर हम बात करें कि इसके बेनिफिट्स की, क्या बेनिफिट्स आएंगे, तो देखिए ये अशोका, दारे हल्द, गुले नेलोफर, ये कहीं ना कहीं ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो काफी ज्यादा आपके स्किन पे भी काम आते हैं। ये है ना, दारे हल्द जो है स्किन रिलेटेड डिजीजेस में काफी ज्यादा इफेक्टिव। अशोका जो है डायबिटिक मेलाइटिस, है ना, डायबिटीज मेलाइटिस में काम आता है। इसी तरीके से आपका जो समझ लीजिए जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, वहां पर अच्छा खासा ये काम आता है। ये जो दूसरे इंग्रेडिएंट इसमें शामिल हैं कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में आपके डाइजेशन को लेकर के काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं।
तो इस तरह के फंक्शन इससे देखने को मिलते हैं। आमतौर पे नाइटफॉल का जो एक कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, अगर हमारा निज़ाम हजम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों में नाइटफॉल की कसरत होती है। कुछ लोगों में अगर कब्ज की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो उन लोगों में एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस का प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। अगर उनका हाजमा सही नहीं होता है, जो वो खाते हैं वो प्रॉपर वे में हजम और डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उन लोगों में नाइटफॉल की शिकायत होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए यहाँ पर कुछ ऐसे हाजिम अद्वियात का इस्तेमाल किया गया है कि जिससे आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर वे में हो सके। इसी तरीके से जो आपके मसल्स जो हैं एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, आपके सोने की हालत में, जो कॉन्सेप्ट है कि आपके सोने की हालत में जो पेनाइल मसल्स हैं वो वर्किंग होते हैं, तो इस वजह से आपको आपको जो है नाइटफॉल हो जाता है। तो उन मसल्स को डीएक्टिवेट करने का काम करता है एक तरह से। ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आयुर्वेद का, कि जो आपके मसल एक्टिव हैं तो उनको जो है डीएक्टिवेट करेगा ये, तो उससे आपका नाइटफॉल स्टॉप हो जाएगा। दो बातें। इसी तरीके से खास तौर से इसके बारे में जो मार्केटिंग की जाती है, इसके बारे में जो बताया जाता है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये एक खास एक्शन बताया जाता है कि आपके अंदर जो नाइटफॉल की कसरत है, आपके अंदर जो एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हो रहे हैं, स्वप्न दोष जो आपको बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसमें आपको खास फायदा इससे देखने को मिलेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो परेशानियां हैं वो आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। ये यहाँ पर बताया जाता है। आपकी परेशानियां मीन्स कि आपके अंदर जो वीकनेस है, जो डिबिलिटीज हैं, जो कमजोरियां महसूस हो रही हैं, वो सारी की सारी आपकी से खत्म हो जाएंगी। इसी तरीके से जो सीमेन की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, विस्कोसिटी जो है कम हो जाती है, वो भी इससे कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो ये इसके खास बेनिफिट्स हैं NFC1 और NFC2 के, कि कहाँ कहाँ क्या क्या इसके खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया था अभी कि NFC1 जो है वो कैप्सूल की फॉर्म में होता है, और उसके अंदर 60 कैप्सूल्स होते हैं, 60 कैप्सूल। बीडी आपको इस्तेमाल करना होता है। सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद आप एक कैप्सूल लेंगे। और NFC2 जो टैबलेट्स की फॉर्म में होती हैं, ये जो है इसके अंदर 60 टैबलेट्स होती हैं, 60 टैबलेट्स होती हैं, वो आपको इस्तेमाल करनी होती हैं, दो सुबह दो शाम साथ में इसी के। जिस तरीके से आपने मॉर्निंग में 1 घंटे के बाद लिया है, इसी तरीके से इसको रात को डिनर के 1 घंटे के बाद लेना होता है। ये इसके इस्तेमाल करने का तरीका है। अब बात करते हैं काम की। ये बात हो गई NFC1 और NFC2 के बारे में। सारी चीजें जो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो हमने बता दी आपको। अब बात करते हैं काम की, है ना। काम की बात मतलब कि आपको करना क्या चाहिए, बेसिकली आपके फायदे की बात क्या है। अगर आपको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हो रहे हैं, अगर आपको नाइटफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या आपको NFC1 और NFC2 यूज करना चाहिए। क्या आपको यही नहीं कि सिर्फ NFC1 और NFC2, इस तरह की जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं नाइटफॉल को रोकने के लिए, नाइटफॉल को खत्म करने के लिए, क्या आपको वो इस्तेमाल करने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, बिना डॉक्टर के मशवरे के, बिना डॉक्टर के सलाह के आपको हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही नहीं कि NFC1 या NFC2 की हम बात कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए कि आपका नाइटफॉल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक बात आप समझ लीजिए कि नाइटफॉल हमेशा के लिए खत्म होना, ये खुद ही अपने आप में एक बीमारी है, ये डिजीज है। नाइटफॉल एक नेचुरल और नॉर्मल फिनोमेना है, वो होना ही चाहिए। लेकिन अगर वो एक्सेसिव हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कसरत से होगा, तो फिर वो क्या होगा, वो डिजीज में आ जाएगा। उसको हम लोग कसरत एहतिलाम की जानेंगे, या फिर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस कहेंगे उसको। वो डिजीज की कंडीशन हो जाएगी जब बहुत ज्यादा होने लगे। लेकिन अगर महीने में 1 मरतबा हो रहा है, 40 दिन में 1 मरतबा आपको नाइटफॉल हो रहा है, तो वो कोई डिजीज है ही नहीं, वो तो नेचुरल फिनोमेना है, वो तो होना ही चाहिए इतना। ये जो क्लेम किया जाता है कि नाइटफॉल आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ये गलत बात है। हमेशा नाइटफॉल ना होना और कभी भी नाइटफॉल ना होना, ये खुद में ही एक बड़ी डिजीज है, बीमारी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको तो हाइपोस्टोमिया है, मीन्स सीमेन का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में हो ही नहीं रहा। सीमेन का जितना प्रोडक्शन आपको चाहिए उतना हो नहीं रहा, इसी वजह से तो नाइटफॉल नहीं हो रहा है। अगर सीमेन प्रॉपर वे में प्रोडक्शन होगा सीमेन का, तो फिर नाइटफॉल भी होगा, है ना। इसी वजह से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कसरत मनी हो जाएगी किसी शख्स में,
कसरत तौलीद मनी होगी, मनी की जो है तौलीद है, मनी की पैदावार, मनी का जो प्रोडक्शन है, सीमेन का जो प्रोडक्शन है, अगर वो ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे लोगों में नाइटफॉल भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और वहां पर लिमिटेशन है सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए, और सीमेंट को जो है रखने के लिए एक लिमिटेशन है। सीमेंट ऐसा तो है नहीं कि वहां पर बहुत ज्यादा स्पेस है वहां पर, और सीमेंट चाहे जितना प्रोडक्शन होगा सीमेंट का, वो पूरा का पूरा वहां पर स्टोर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम किया हुआ है कि जब वो स्टोरेज आपका फुल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां से सीमेंट के निकलने की राहें जो है वो हमवार हो जाती हैं और सीमेंट आपका डिस्चार्ज होता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हमेशा के लिए नाइटफॉल का खत्म होना, हमेशा के लिए नाइटफॉल का बंद हो जाना, ये एक खुद में डिजीज है। तो आप ऐसी मेडिसिन के चक्करों में ना पड़े कि जो ये क्लेम करती हो कि नाइटफॉल आपका हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ये एक डिजीज है खुद में। दूसरी बात, ये इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, इनसे जरूरी नहीं है कि आपका नाइटफॉल जो है वो स्टॉप हो जाए, या नाइटफॉल की जो डिजीज है, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की जो बीमारी है, ये आपकी खत्म हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि नाइटफॉल जो है ये एक डिजीज है, आपकी समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर आयुर्वेदा, ये नाइटफॉल जो है, कसरत एहतलाम जो है, ये एक बीमारी है, एक डिजीज है, एक मर्ज है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये कोई मर्ज और डिजीज होती है किसी भी पैथी में, तो उसके जो है सिम्टम्स होते हैं, उसके कॉजेज होते हैं, उसके असबाब होते हैं, कारण होते हैं, लक्षण होते हैं कि इस बीमारी के ये जो है कारण है। मतलब कारण मीन्स कि उसके कॉजेज हैं, असबाब हैं, और ये इस बीमारी के इस तरह के ये जो है लक्षण है, जिसको हम लोग सिम्टम्स कहते हैं, है ना, अलामात कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो अब जाहिर सी बात है, जब कॉजेज पाए गए, सिम्टम्स पाए गए, तो क्या ट्रीटमेंट उसका ऐसे ही हो जाएगा? ऐसे ही नहीं होगा। फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर वे में आपको डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी पहले, कि हाँ प्रॉपर वे में जो हमारे लिटरेचर्स में इसके कॉजेज मौजूद हैं, जो कारण और असबाब मौजूद हैं, वो पाए गए, और इसके वो सिम्टम्स पाए गए, और कुछ अगर तशखीसी अलामात प्रॉपर वे में डायग्नोसिस के लिए अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी कराए जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर वे में ये कंफर्म होता है कि हाँ ये डायग्नोसिस इस मर्ज की है, डायग्नोसिस इस डिजीज की ये है कि हाँ इस शख्स को नाइटफॉल कसरत एहतलाम की शिकायत है, तो वो डायग्नोसिस कंफर्म हो गई। अब जब डायग्नोसिस कंफर्म हुई, ये डायग्नोसिस बना पाना ये आम लोगों का काम नहीं है, ये एक डॉक्टर का काम होता है। डॉक्टर ही इन सारी चीजों को, जिस तरीके से एक जो है समझ लीजिए कि फिजिक्स में हिसाब लगाया जाता है, पूरी काउंटिंग की जाती है कि हाँ इस तरीके से इतना प्लस करना है, इतना माइनस करना है, इतने से डिवाइड करना है ना, इतना जो है मल्टीपल करना है, उसके बाद जो एक रिजल्ट आता है, सेम इसी तरीके से पूरा जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, पूरा जो है डिवाइड किया जाता है, पूरी चीजें रखी जाती हैं सामने, फिर उसके बाद जो है उसकी डायग्नोसिस बनती है। डायग्नोसिस जब बन जाती है तो फिर ऐसा नहीं है कि डायग्नोसिस बनने के बाद भी फौरन उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। डायग्नोसिस बनाना ही पहली बात तो आपका काम नहीं है, वो आप हर कोई बना नहीं पाएगा। दूसरी बात, डायग्नोसिस अगर बन भी जाएगी तो फिर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, फिर उस डायग्नोसिस का, उस डिजीज का प्रॉपर वे में उसूल इलाज मुरत्तब किया जाता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करके ही उस डिजीज को क्योर करना, उस डिजीज को खत्म करना पॉसिबल होता है। अगर आपका वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो नहीं होगा, अगर वो आपका जो जो डिजीज है, आपका जो मर्ज है, अगर उसका जो उसूल इलाज है उसको फॉलो किए बिना आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो वो डिजीजेस आपकी क्योर नहीं होगी। हाँ, सिम्टम्स में थोड़ा बहुत आपको फायदा मिलेगा। तो ये इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, जो क्लेम करती हैं कि आपके नाइटफॉल को हमेशा के लिए स्टॉप हो जाए, आपका नाइटफॉल हमेशा के लिए स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इसमें फायदा हो जाएगा, ये मेडिसिन क्या करती हैं, आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ देती हैं। आप थोड़े दिन यूज करोगे, लगेगा कि हाँ मुझे नाइटफॉल तो बंद हो गया, नाइटफॉल तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या ये हमेशा नहीं होगा? अब मेडिसिन छोड़ दोगे फिर से होने लगेगा, हो सकता है पहले से भी ज्यादा होने लगे। तो ये जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाता है। और वो जो तरीका मैंने आपको बताया है ट्रीटमेंट का, जिस तरीके से फॉलो करना होता है सारी चीजें, वो जो है आपका क्यूरेबल ट्रीटमेंट होता है, जिसे हम लोग सिस्टमिक ट्रीटमेंट कहते हैं। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सिस्टमिक ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसलिए मेरी रिकमेंड, होपफुली मैंने इतनी सारी बातें जो आपको बताई हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ये चीजें समझ में आई होंगी और आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। आप लोगों की समझ में आया होगा कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आप लोगों की समझ में आया होगा कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसको प्रॉपर वे में ट्रीट कैसे किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।